हेलो फ्रेंड्स, है ना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर के अंदर एनएमआर ही स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो लास्ट जो लेक्चर था उसके अंदर हमने एनालिसिस पढ़ा था, किस तरीके से एनालाइज किया जाता है, क्या क्या तरीके होते हैं, विच इज़ द बेस्ट मेथड, है ना। और फिर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से स्टार्ट की थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में हमने कहा ना, पढ़ लिया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती क्या हैं और उन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्यों बोला जाता है। ठीक है, नाउ वी स्टार्टेड द फर्दर, वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ हमने ड्रॉप किया था लेक्चर में, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, तो हम लोग वहाँ से बात करते हैं दैट, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ही हम पढ़ रहे हैं, उसी में आगे बात करते हैं। देखिएगा, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, द EMR characterized by wavelength, wave number and frequency. ओके, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो जो भी EMR होती है वो कैरेक्टराइज्ड होती है वेवलेंथ, वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी से। इसका मतलब हर EMR जो रेडिएशन होगी वो कैरेक्टराइज्ड होगी वेवलेंथ से, मतलब उनकी कैरेक्टर स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर्ड एनी medium to propagate, yeah, for propagation. Okay, that is, they propagate in vacuum also. ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को प्रोपेगेट करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो किस में कर सकता है, वैक्यूम में भी प्रोपेगेट कर सकता है। ठीक है, नाउ वी कम टू द दैट व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज की बात करते हैं ना, दिस इज प्रॉपर्टीज, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ EMR। प्रॉपर्टीज क्या है EMR की, उसमें पहली है वेवलेंथ। क्या है यहाँ पर, वेव लेंथ। व्हाट इज वेवलेंथ, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो, वेवलेंथ पता होने के लिए हमें पता है कि जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है वो वेव के फॉर्म में क्या करती है, प्रोपोगेट करती है। समझ में आता है ना। अब वेव के फॉर्म में प्रोपोगेट करेगी, तो जैसे आप स्प्रिंग समझ सकते हैं कि हमने एक पर्टिकुलर स्प्रिंग का टुकड़ा काटा, क्योंकि स्प्रिंग तो क्या होती है, राउंडेड होती है, बहुत ज़्यादा सर्कल्स होते हैं, कर्व होते हैं उसके अंदर। तो हम क्या करते हैं, उसको अगर मैं स्ट्रेट कर दूँ तो मैं उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड आउट कर सकती हूँ। सिमिलरली वे में यहाँ पर भी होता है कि जो ऊपर जो बनता है क्रेस्ट, है ना, क्रेस्ट, और नीचे की तरफ जो बनता है होता है ट्रफ, है ना। तो दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट या दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ के बीच का जो टोटल डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड लैम्डा। क्या कहलाता है ये, लैम्डा। ठीक है, या वेव लेंथ कहलाती है। तो मैं यहाँ लिखती हूँ दैट, क्या लिखेंगे हम इसके अंदर, देखो, द डिस्टेंस between two consecutive crest or trough called wavelength. क्या बात समझ में आएगी क्या, है ना। it is denoted by लैम्डा। ठीक है, इसे किससे डिनोट करते हैं हम लोग, लैम्डा से डिनोट करते हैं, है ना। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग यहाँ पे, देखिएगा कि द यूनिट, है ना, द यूनिट ऑफ लैम्डा इज सेंटीमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम। हम किसी में भी कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। ठीक है ना, बात समझ में आएगी। तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी हमारे पास में, किन्हीं भी दो क्रेस्ट और किन्हीं भी दो, है ना, ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या कहलाता है, वेवलेंथ कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, सेकंड पॉइंट हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। किसकी बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी की। देखो, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो फ्रीक्वेंसी को समझने के लिए मैं बोलती हूँ कि दिस इज द पेन, है ना। आप इसे पेन ना समझे, मान लीजिए कि ये कोई रेडिएशन थ्रो करने वाली ऑब्जेक्ट है ना, या सोर्स है। तो ये सोर्स क्या करती है, रेडिएशन को एमिट आउट करती है। अब यहाँ पर देखो क्या है कि ये जो पॉइंट है, मैं बोलती हूँ इस पर्टिकुलर पॉइंट से 1 सेकेंड में कितनी नंबर ऑफ रेडिएशंस बाहर निकल रही हैं, वो क्या कहलाएगा, इसका
फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। बात समझ में आएगी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से कितने रेडिएशंस 1 सेकेंड में बाहर निकल रही हैं, वो क्या होगा, इसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखो, द नंबर ऑफ रेडिएशन emitted out from a particular point in a second। किसी भी 1 सेकेंड में किसी पर्टिकुलर पॉइंट से कितनी रेडिएशन, कितनी नंबर ऑफ रेडिएशंस बाहर निकल रही हैं, वो क्या कहलाती है, इसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय म्यू। ठीक है। इसे किससे डिनोट करते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, है ना, द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज, देखो, साइकिल पर सेकेंड। तो हम इसको हर्ट्स में भी निकाल सकते हैं, मेगा हर्ट्स में भी निकाल सकते हैं। ओके, बात समझ में आएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो, इसके अंदर जो थर्ड पॉइंट है हमारे पास में, दैट इज वेव नंबर, है ना, दैट इज वेव नंबर। थर्ड जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, वेव नंबर। इसको किससे डिनोट करते हैं, न्यू बार से डिनोट करते हैं। मतलब न्यू बनाकर फ्रीक्वेंसी वाला साइन बनाएंगे, उसके ऊपर बार पुट कर देंगे। ठीक है। ये क्या होता है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ का क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। दैट न्यू बार इज इक्वल टू क्या होता है, 1/λ। दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है। और नेक्स्ट हम अगर इसमें लिखना चाहें, दैट इज इट इज the unit of, है ना, the unit of new bar is सेंटीमीटर इनवर्स, नैनोमीटर इनवर्स। ठीक है। तो आपको पता है लैम्डा का जो भी यूनिट होगा उसको अगर मैं इनवर्स कर दूं तो मैं वेव नंबर की यूनिट कैलकुलेट कर सकती हूँ। ओके, तो ये हमने पढ़ लिया कि EMR के बारे में हमने ऑलमोस्ट सब कुछ पढ़ लिया है कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, किस तरीके से वो काम करता है ना, ऑल द थिंग्स। तो हमने EMR के बारे में और सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज इंटरेक्शन, है ना। इंटरेक्शन की बात करते हैं। ठीक है, देखिएगा, देखिएगा, EMR इंटरेक्शन, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेक्शन ऑफ EMR विद मैटर। ओके, मैटर के साथ में EMR किस तरीके से इंटरेक्ट करता है और किस तरीके की फिनोमिना वो हमें दिखाता है, उसकी हम बात करते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर कोई लाइट सोर्स लिया है ना, लाइट सोर्स लिया, यहाँ पर हमने कोई मैटर लिया है ना, कोई भी मैटर हो सकता है, दिस इज मैटर। तो जब भी हम लाइट सोर्स से इस मैटर पर लाइट को थ्रो करते हैं तो हमारे पास में 4 तरीके के फिनोमिना देखने को मिलते हैं। उसमें जो फर्स्ट फिनोमिना है वो क्या होता है हमारे पास में, देखो, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन। कंप्लीट एब्जॉर्प्शन का क्या मतलब होता है, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है कि कंप्लीटली लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया गया। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करती हूँ वाइट लाइट की, है ना, किन सी लाइट की, वाइट लाइट की, तो आपको पता है, इतना तो आपको पता ही है, हम BSc 3rd ईयर में पढ़ रहे हैं कि जो वाइट लाइट होती है अगर उसे किसी प्रिज्म पर डाला जाता है, थ्रो किया जाता है, तो वो क्या बनाती है, 7 कलर्स में क्या हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, विबग्योर बोलते हैं। फाइन। तो मैं बोलती हूँ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वाइट लाइट को कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर ले, मतलब कंप्लीट एब्जॉर्ब कर लिया उसने विबग्योर को, सारे के सारे कलर्स को उसने क्या कर लिया है, एब्जॉर्ब कर लिया है। मान लीजिए फर्स्ट फिनोमेना, उसमें पूरे के पूरे कलर को उसने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, तो हमें ऑब्जेक्ट कैसा दिखाई देगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमें कैसा दिखाई देगा, ब्लैक ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। समझ में आ रहा है मुझे, ऑब्जेक्ट कैसा दिखाई देगा,
ब्लैक। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे सेकंड। देखो सेकंड फिनोमिना हम देखते हैं कि कंप्लीट एमिशन। ठीक है, उसने क्या किया, जो व्हाइट लाइट हमने इसके ऊपर डाली थी वो पूरी की पूरी कुछ एब्जॉर्ब नहीं किया उसने। समझ में आएगा क्या, उसने कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं किया, सभी को क्या कर दिया, एमिट कर दिया। समझ में आएगा, सभी को क्या कर दिया, एमिट कर दिया। बात समझ में आएगा, एमिटेड, ये सारे के सारे कलर क्या कर दिया, एमिट कर दिया उसने। ठीक है, अगर वो कंप्लीट जो भी रेडिएशन मैंने इसके ऊपर डाली है, और मैटर क्या करता है, किसी को भी एब्जॉर्ब ना करके कंप्लीट एब्जॉर्ब क्या करता है, एमिट आउट कर देता है, पूरा का पूरा बाहर निकाल देता है लाइट को एज इट इज। तो हम उसमें उस कंडीशन में हमें ऑब्जेक्ट कैसा दिखाई देता है, वाइट दिखाई देता है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड जो फिनोमिना होता है, वो हम बात करते हैं थर्ड फिनोमिना इज, दिस इज सेकंड फिनोमिना। थर्ड फिनोमिना में हमने बात की स्कैटरिंग की। किसकी बात करेंगे, स्कैटरिंग की बात करते हैं। स्कैटरिंग का मतलब होता है सम रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड एंड सम रेडिएशन एमिटेड। ठीक है, तो कुछ तो रेडिएशन एब्जॉर्ब होती हैं और कुछ रेडिएशंस क्या हो जाती हैं, एमिट कर दी जाती है। फॉर एग्जांपल, इसी को समझने के लिए देखिएगा, मैंने इसको ऐसे किया कि मान लीजिए मैंने इसके ऊपर, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर वाइट लाइट डाली और उसने वायलेट, ब्लू और येलो, इसको तो क्या कर लिया, वायलेट, ब्लू और येलो, इसको तो उसने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया ऑब्जेक्ट ने, है ना। और जो रिमेनिंग बचे उन्हें चार कलर को क्या कर दिया, उसने बाहर निकाल दिया। लाइक उसने इंडिको बाहर निकाला, ग्रीन, ऑरेंज और रेड, इन चार कलर को उसने एमिट आउट कर दिया, या इस चार कलर की वेवलेंथ को उसने क्या कर दिया, एमिट आउट कर दिया बाहर, है ना। दिस इज एमिशन, इसको क्या कर दिया, एमिट कर दिया। तो उसने कुछ तो एब्जॉर्ब कर लिया, कुछ क्या कर दिया, एमिट कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया कि वो कैसा दिखाई देगा, नाउ ऑब्जेक्ट लुकिंग लाइक कलरफुल। कैसा दिखाई देगा हमें, कलरफुल दिखाई देगा। बात समझ में आएगी क्या, तो हमें ऑब्जेक्ट कैसा दिखाई देगा, कलरफुल दिखाई देगा। ओके फाइन, आपको ये वाली बात समझ में आती है। एंड द फोर्थ फिनोमिना इज, देखिए देखिएगा, द फोर्थ फिनोमिना इज, यहाँ लिखते हैं फ्लोरेसेंस। फ्लोरेसेंस है ना, फ्लोरेसेंस के बारे में मैं ऊपर लिखती हूँ, देखो यहाँ पे फ्लोरेसेंस होता क्या है। फ्लोरेसेंस देखो क्या होता है, इट्स, ये भी एक तरीके का फिनोमिना ही है ना। ये क्या है, यहाँ पर एक तरीके का फिनोमिना है। ओके, और ये फिनोमिना जो है वो ये क्या करता है, रेडिएशन को सेकेंड्स में एमिट आउट कर देता है। ठीक है ना, क्या करता है यहाँ पे देखो, इट इज अ फिनोमिना, देखो लिखते हैं इसे, इट इज अ फिनोमिना, ठीक है, ऑब्जर्व्ड व्हेन substances exposed to electromagnetic radiation, है ना, और emits the radiation within a 10⁻⁸ seconds। कहने का मतलब क्या है, फ्लोरेसेंस क्या है कि 10⁻⁸ सेकेंड्स में ही वो क्या कर देता है, वापस जो भी रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है उसको वापस का वापस एमिट आउट कर देता है। ठीक है ना, तो ये फ्लोरेसेंस कहलाता है। बहुत जल्दी से प्रोसेस होता है ना। इसे आप लोग फोटो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, है ना, फिजिकल की बुक में आपने पढ़ा होगा, फिजिकल का एक चैप्टर है फोटो केमिस्ट्री, उसमें हम लोग पढ़ते हैं फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस, राइट। तो यहाँ पर फ्लोरेसेंस क्या होता है कि माइनट्स ऑफ सेकंड्स के अंदर क्या होता है, हायर एनर्जी लेवल से जब भी हम लोअर एनर्जी लेवल पे आते हैं तो उस कंडीशन में हमारे पास में फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है। तो जब भी हम किसी EMR के साथ में किसी मैटर को इंटरैक्ट कराते हैं तो हमारे पास में ये चार तरीके के फिनोमिने देखने को मिलते हैं। बात समझ में आएगी, ठीक है। दीज फिनोमिनाज आर वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें हम लोग जो स्कैटरिंग प्रोसेस है हमारा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज, हमने इंटरैक्शन EMR पढ़ लिया, हमने इंटरैक्शन पढ़ लिया, मैटर के साथ में किस तरीके से इंटरैक्ट होता है ये भी हमने स्टडी कर ली।
तो अब हम बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है उसका कुछ पर्टिकुलर रीज़न होता है क्या कुछ पर्टिकुलर सेंस होती है क्या? बहुत सारी रेडिएशंस होती हैं अलग अलग तरीके की, जैसे वाइट लाइट है ना, यूवी लाइट्स हैं, इसका मतलब अलग अलग टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, है ना, उनकी बात करते हैं हम लोग। तो देखेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीजन की बात करते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीजन? ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीजंस को डिफाइन करने के लिए या पढ़ने के लिए तो देखो हमें पता होना चाहिए कि कितने तरीके के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीजंस होते हैं। तो नंबर ऑफ रीजंस होते हैं। नंबर ऑफ रीजंस कैसे दिखाते हैं? मैंने 2 लाइन बनाई है, उसमें देखो एक तो होता है कॉस्मिक रेज, ठीक है, गामा रेज, एक्स रेज, दिस इज कॉल्ड एक्स रेज, है ना, दिस इज कॉल्ड एक्स रेज। उसके बाद में आता है हमारे पास में आता है यूवी रेज, फिर आता है हमारे पास में विजिबल, है ना, उसके बाद में हमारे पास आता है आईआर के बाद में आता है हमारे पास में माइक्रोवेव एंड देन रेडियो फ्रिक्वेंसी। ओके, अब हम लोग देखो क्या कहते हैं, कॉस्मिक रेज कहाँ पर? स्पेस में। गामा रेज आपको पता है जब भी हम किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को डिस्ट्रॉय करते हैं या वो टूटता है ना पार्टिकल्स में, तो हमारे पास में गामा रेज निकलती हैं। एक्स रेज भी आपको पता है, ठीक है, यूवी रेडिएशंस आपको पता है सन से मिलती हैं, सन और विजिबल आसपास होता है, ठीक है। जो विजिबल रीजन होता है वो फर्दर क्लासिफाइड होता है, देखो कितने 7 कलर्स में, है ना, 7 कलर्स में क्लासिफाइड होता है, लाइक इज वेब ग्योर, ओके, वेब ग्योर, है ना। और ये होता है विजिबल रीजन जो होता है ना 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर के बीच में होता है, ठीक है। तो ये लैम्डा की वैल्यू होती है ना, ये वेब ग्योर होता है, मतलब यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू बढ़ती है, ऐसे ऐसे जाते हैं। तो यहाँ पे देखो हम बात करते हैं यहाँ से यहाँ तक जाने पर, है ना, तो लैम्डा की वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज होती है, इंक्रीजेस। और फ्रिक्वेंसी की वैल्यू क्या हो जाती है? डिक्रीज होती है। बात समझ में आएगी क्या? फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या हो जाती है? डिक्रीज होती जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि कॉस्मिक रेज, गामा रेज और एक्स रेज इनकी बात नहीं करते हैं, बट मैं बात करती हूँ यूवी की। तो देखो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा हुआ है ना। तो यहाँ पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं, जस्ट पढ़ते हैं थोड़ा सा। दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक रीजन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का रीजन हो गया हमारे पास, है ना। विजिबल में भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं। आईआर के अंदर क्या होता है? वाइब्रेशंस और रोटेशंस होते हैं, मतलब मॉलिक्यूल या तो वाइब्रेट करेगा या रोटेट करेगा, ठीक है। माइक्रोवेव में रोटेशंस ही होते हैं, है ना, अल्ट्रासोनिक वेव्स जो होती है उस तरीके का कि रोटेशंस होते हैं उसमें। और रेडियो फ्रिक्वेंसी किसके लिए काम आती है? कम्युनिकेशन के लिए काम में आती है, कम्युनिकेट करते हैं हम रेडियो फ्रिक्वेंसी से। तो आपने देखा होगा कि रेडियो फ्रिक्वेंसी या टीवी फ्रिक्वेंसीज में क्या हो रहा है? कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, कि रेडियो स्टेशंस होते हैं, वहाँ से वो लोग कम्युनिकेट करते हैं। और आपको रेडियो फ्रिक्वेंसीज के थ्रू क्या होता है कि रेडियोस जो आपके फ़ोन में जो रेडियोस होते हैं वो सब जगह दिखाई देते हैं, या जो बॉक्स वाले रेडियोस आते थे उनमें फ्रिक्वेंसी कैच करती है तो उनकी बातें आपको सुनाई देती है। तो कम्युनिकेशन फ्रिक्वेंसीज होती हैं। क्या बात समझ में आएगा? दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीजन्स, ठीक है। तो ये हमारे पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीजन्स होते हैं। ओके, देखो यहाँ पर क्या होता है कि आप कैसे बोलोगे कि मैम लैम्डा की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक जाने पर इंक्रीज कर रही हो रही है। देखो जो कॉस्मिक रेज होती है वो 10⁻⁻16 नैनोमीटर्स में होती है। और जैसे जैसे हम यहाँ पर बढ़ते जाते हैं तो जो रेडियो फ्रिक्वेंसी होती है वो 10⁻8 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है। तो माइनस नेगेटिव साइन से किस तरफ? पॉजिटिव साइन की तरफ जा रहे हैं, इसलिए हमारे पास में लैम्डा की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। बात समझ में आएगी आपको? ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीजन के बारे में। नाउ वी कम टू द, देखो अब आप बोलोगे कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जैसे मान लीजिए मैं एनएमआर पढ़ता हूँ या मैं आईआर पढ़ता हूँ या यूवी पढ़ता हूँ, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट मैटर के साथ में इंटरेक्ट करने पर क्या हो रहा है? तो यहाँ पर देखो क्या होता है, यहाँ पर होता है कि हम जब भी इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करेंगे, है ना, किसकी बात करेंगे? इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, है ना, इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। देखो इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी में मैं बहुत ज़्यादा नहीं लिखाऊंगी, बट थ्योरी चीज़ें होती हैं सारी, पर हमें यहाँ पे नहीं लिखनी है। हमें आपको पता होना चाहिए कि इंस्ट्रूमेंट कैसे बनता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंस्ट्रूमेंटेशन कैसे होता है।
देखो सबसे पहले क्या होता है, सोर्स होता है, समझ में आता है, दिस इज कॉल्ड रेडिएशन सोर्स। क्या होता है यहाँ पे, रेडिएशन सोर्स होता है, क्या होता है, रेडिएशन सोर्स। ओके, रेडिएशन सोर्स के बीच में दो स्लिट्स लगाई जाते हैं, ये क्या होती है, स्लिट्स। ठीक है, ये स्लिट्स क्या करती हैं, जो भी रेडिएशन आ रही है उसको एक पॉइंट या एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट के लिए काम में आती है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर लगाया जाता है एक सैंपल ट्यूब। क्या लगाया जाता है, सैंपल ट्यूब। इस सैंपल ट्यूब के अंदर हम लोग क्या रखते हैं, सैंपल रखते हैं। क्या रखते हैं, सैंपल रखते हैं, जो भी हमारा अननोन सैंपल होता है वो रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर लगाया जाता है डिटेक्टर। क्या लगाया जाता है यहाँ पे, डिटेक्टर। डिटेक्टर क्या करता है कि जो भी रेडिएशन सोर्स से रेडिएशन हमने डाली और इस मैटर पर, जो सैंपल पर जो रेडिएशंस पड़ी हैं, तो इसने अगर कुछ एब्जॉर्ब किया है तो जो रिमेनिंग रेडिएशंस हैं वो कहाँ डिटेक्ट हो जाती हैं, डिटेक्टर में डिटेक्ट हो जाती हैं। और फिर ये जो डिटेक्टर होता है ये कनेक्टेड होता है किससे, प्रिंटर से। किससे कनेक्टेड होता है ये, प्रिंटर से कनेक्टेड होता है। प्रिंटर से कनेक्टेड होने की वजह से हमारे पास में क्या मिलता है, एक स्पेसिफिक डायग्राम जनरेट होता है इस तरीके का, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। अगर आप इस स्पेक्ट्रम को रीड करना जानते हैं तो आप उस मॉलिक्यूल के बारे में कुछ भी बता सकते हैं। कहने का मतलब ये है, उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, उसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने प्रेजेंट है, उसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स कितने प्रेजेंट है, वो सब आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से जो भी जैसे अगर मुझे फंक्शनल ग्रुप कैलकुलेट करना है, बताना है, तो मुझे IR करना पड़ेगा, उसका IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में डालना पड़ेगा। अगर मुझे उसमें कार्बन कंटेंट बताना है तो मुझे उसे कार्बन NMR में डालना पड़ेगा। अगर मुझे उसमें हाइड्रोजन कैलकुलेट बताना है तो मुझे उसे प्रोटॉन NMR में इंजेक्ट कर मतलब रखना पड़ेगा। तो डिफरेंट स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ करने होते हैं एक ही मॉलिक्यूल के लिए, बट उनके बारे में कंफर्मेशन या कंफर्म जानकारी हमें मिल जाती है, कंप्लीट जानकारी हमें उसमें मिल जाती है स्पेक्ट्रोस्कोपी से। ठीक है, तो दिस इज़ द इंस्ट्रूमेंटेशन कि हमारे पास में पहले रेडिएशन सोर्स होगा, देन स्लिट्स होंगी, देन सैंपल ट्यूब होगी, सैंपल ट्यूब के बाद में डिटेक्टर होता है और डिटेक्टर के बाद में प्रिंटर होता है। प्रिंटर से हमारे पास में क्या मिलता है, एक पर्टिकुलर ग्राफ मिलता है। ECG का एग्जाम्पल आपने देखा होगा, ECG आपने देखी होगी, वो क्या करती है, पल्स मॉनिटर करती है। ठीक है ना, ECG कराई जाती है जब हार्ट में प्रॉब्लम होती है कुछ, तो ECG के अकॉर्डिंगली क्यों कराई जाती है, ताकि पल्स को मॉनिटर किया जा सके। और आपने कभी ECG देखी हो तो इस तरीके से पल्स अप डाउन आती है, तो वो क्या करती है, पल्स को डिटेक्ट करते हैं। पल्स सेंसर्स होते हैं उसके अंदर ECG में, तो हमें फिर एक ग्राफ मिलता है जिससे हमें पता चलता है कि हमारी पल्स ठीक चल रही है, हमारा हार्ट अच्छे से वर्किंग है या उसमें कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ECG इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल है कि आप उसको जनरली देखकर हम बता सकते हैं कि ECG के एग्जाम्पल से हम उसको अंडरस्टूड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने इंस्ट्रूमेंटेशन भी पढ़ लिया। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज स्पेक्ट्रम। व्हाट इज स्पेक्ट्रम, ओके, और कितने टाइप के होते हैं स्पेक्ट्रम। तो आज जो हमारी बेसिक क्लास थी वो हमारी फिनिश हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपीज पढ़ेंगे, टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपीज एंड अदर पॉइंट्स। देखिएगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पेक्ट्रम की। ओके, स्पेक्ट्रम क्या होता है, ठीक है, ये क्या होता है, इट्स अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्पेसिफिक डायग्राम। क्या होते हैं ये, एक तरीके से स्पेसिफिक डायग्राम होते हैं, है ना। मैं यहाँ पे लिखती हूँ, देखो, व्हेन EMR, when an EMR, sorry, electromagnetic radiations है ना, interact with matter, है ना, it gives a specific graph or diagram, specific graph or diagram of the matter by which
by which we explain the complete by which we explain the molecule, ऐसे लिखिए इसका molecule, सैंपल लिखिएगा, बेटर ऑप्शन है, सैंपल completely, ठीक है। तो जो भी ग्राफ मिलता है या डायग्राम मिलता है स्पेसिफिक, ठीक है, उसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, जो सैंपल लिया गया उसके बारे में कंप्लीटली कुछ ना कुछ हम उसको बता सकते हैं, ठीक है। दिस स्पेसिफिक डायग्राम, दिस स्पेसिफिक डायग्राम or graph called spectrum, ओके, इसे क्या बोलते हैं हम, स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आता होगा, है ना। तो